स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का श्री वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए अपन काफी आगे निकल आए थे। तो लास्ट टाइम हमने जहां से चीजों को क्विट किया था उसी के आगे से हम चीजों को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मतलब जो स्प्राउट्स होते हैं उनमें कौन सा विटामिन मैक्सिमम होता है? तो सबसे पहले चार ऑप्शन आपके सामने हैं। माल्टोज है, टेकोफेरॉल है, स्टार्च है, सुक्रोज है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? तो सबसे पहले इसका रियल आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखिए वो है टेकोफेरॉल, जिसको आप लोग टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और जो है विटामिन ई। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सर अंकुरित गेहूं है मतलब क्या चीज है? अंकुरित अनाज है। अरे भाई, अंकुरित जो होता है, ये जो गेहूं है अंकुरित, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? अंकुरित अनाज। तो अंकुरित अनाज में जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपने सुना होगा कि वो चीज होती है माल्टोज। लेकिन याद रखिएगा, माल्टोज शुगर है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। और आपसे कार्बोहाइड्रेट या शुगर नहीं पूछी है, आपसे क्या पूछा है? विटामिन। तो स्प्राउट्स में क्या चीज पाई जाती है? विटामिन ई पाया जाता है। और यदि आप स्प्राउट्स का सेवन करते हैं, विटामिन ई का सेवन करते हैं, तो आपकी झाइयां और झुर्रियां दूर रहेंगी। मतलब इसलिए विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। और एक और चीज, एंटी स्टरलिटी विटामिन। मतलब यदि आप फादर और मदर नहीं बन पा रहे हैं तो आपकी नपुंसकता या स्टरलिटी को भी दूर कर सकता है विटामिन ई। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नपुंसकता विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। ऐसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटी हीमोरेजिक विटामिन किसे कहते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पीसीएस ने पूछ ही लिया है कि एंटी हीमोरेजिक विटामिन मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? इसे कहते हैं नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। तो याद रखेंगे, नेप्थोक्विनोन विटामिन के का ही नाम है और फिलोक्विनोन भी विटामिन के का नाम है। और ये दोनों के दोनों विटामिन के सिनोनिम हैं। तो ये दोनों के दोनों ही दरअसल में सिनोनिम राइट आंसर होंगे एंटी हीमोरेजिक विटामिन के। और एंटी हीमोरेजिक विटामिन का मतलब होता है रक्त स्त्राव रोधी विटामिन। तो रक्त स्त्राव रोधी का मतलब होता है रुधिर के प्रवाह को रोक देना। तो चोट लगने पर रुधिर का प्रभाव रुक जाता है, प्रभाव नहीं, प्रवाह, फ्लो रुक जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के की वजह से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। निक्टेलोपिया, रतौंधी, केराटोमलेशिया, है ना, ये सारी की सारी दिक्कत और परेशानियां होती हैं इसकी वजह से। तो विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे आप कि मानव शरीर में एक अंग होता है जिसका नाम है लीवर। और मानव शरीर में ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर में ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन भी लीवर में ही होता है। जहर में यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है तो सीआईडी वाले टेस्ट करते हैं लीवर को ही दरअसल में कट करके। तो भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का पता लीवर परीक्षण से होता है। कहने का मतलब हुआ यहाँ ये कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? लीवर में होता है। अब कैसे होता है मैं जल्दी से आपको बता दूं। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है गोल्डन राइस।
मतलब सुनहरा चावल, और ये दोनों के दोनों में गोल्डन राइस में और गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट। तो बीटा कैरोटीन रंग वर्णक या बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट जो होता है ये गाजर में और किसके अंदर पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है। तो जब आप गाजर या गोल्डन राइस को खाते हैं तो निश्चित रूप में आप अपने शरीर के अंदर किसको ले जा रहे हैं, बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट को, और बीटा कैरोटीन कलर पिगमेंट आपके लीवर के अंदर जाकर ही बन जाता है विटामिन ए। यदि किसी को रतौंधी की प्रॉब्लम है ना, यदि किसी को निक्टेलोपिया की प्रॉब्लम है, यदि किसी को जीरोप्थेल्मिया की प्रॉब्लम है, यदि किसी को केराटोमलेशिया की प्रॉब्लम है, तो वह विटामिन ए को यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए का संग्रहण मानव शरीर के किस अंग में होता है, लीवर में होता है। अच्छा, अब उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, मतलब हार्मोनल विटामिन इनमें से कौन सा है। तो मेरी बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग, जो भी फूड आप खाते हैं, जैसे जो भी आप खाना खाते हैं, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा और कैल्शियम भी होगा। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम सोर्स होगा। इस खाने में उपस्थित कैल्शियम को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम, आपके शरीर में खाने से कैल्शियम को अवशोषित कराने का काम एक विटामिन का होता है जिसे कहते हैं विटामिन डी। और इसी वजह से विटामिन डी पर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट रिसर्च कर अब ये बोल रहे हैं कि विटामिन डी को विटामिन के कॉलम से निकालकर हार्मोन्स वाले कॉलम में रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद कराता है और ये बिल्कुल हार्मोन के जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि हार्मोन की तरह व्यवहार कौन प्रदर्शित करता है, विटामिन डी। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इसमें काफी परेशान होते हैं। विटामिन ए जो है इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, एंटी इन्फेक्टरी विटामिन कहते हैं। अच्छा, एंटी इन्फेक्टरी विटामिन की प्रॉपर्टी विटामिन सी के पास भी होती है। विटामिन सी भी संक्रमण रोधी विटामिन है, विटामिन ए भी संक्रमण रोधी विटामिन है, लेकिन विटामिन सी की तुलना में ए ज्यादा संक्रमण को रोकता है। इसी वजह से आज के समय पे सर्दी, बुखार, जुकाम, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम यदि आपको होती है तो विटामिन ए की टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर उसके साथ में, क्योंकि इन्फेक्शन को काफी हद तक विटामिन ए भी समाप्त कर देता है या किल कर देता है। तो यदि कभी आपसे पूछे कि एंटी इन्फेक्टरी विटामिन कौन सा है, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद वनस्पति तेलों से वनस्पति घी निर्माण की प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है। तो पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता कैसे है। तो दरअसल में एक चीज आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि जब हम असंतृप्त जो वसा होती है ये कहलाती है वनस्पति तेल। तो हम वनस्पति तेलों में मतलब असंतृप्त वसा में यदि एक गैस डाल दें, हाइड्रोजन गैस, और इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक को भी यूज करें, नाम है निकिल उत्प्रेरक। सो निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंट की वजह से या निकिल उत्प्रेरक के कारण जो वनस्पति तेल होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वनस्पति घी में। और वनस्पति घी को ही हम कहते हैं संतृप्त वसा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा में परिवर्तन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। आंसर है आपका हाइड्रोजन। और कौन सा उत्प्रेरक उत्तरदायी होता है, आंसर है निकिल। मतलब अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहली नीड होती है हाइड्रोजन गैस, एंड सेकंड वन निकिल कैटलिस्ट।
इसमें कुछ और चीजें दी हैं, 2-3 चीजें जल्दी से बता दूं। जो फ्रियोन होती है, ये तो आपको पता ही है, ओजोन डिप्लेशन में सबसे बड़ा कारक है। ओजोन क्षरण का सबसे बड़ा कारण क्या है, या ओजोन परत जो क्षरित हो रही है, या ओजोन परत जो है विघटित हो रही है, वो किसकी वजह से? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। फ्रियोन जो है, ये आप याद रखेंगे, एक ग्रीन हाउस गैस भी है। सो ग्रीन हाउस गैस वे होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, और जलवाष्प यदि ऑप्शन में ना हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। अमोनिया जो है, इसको एज अ टीयर गैस के रूप में यूज करते हैं, अश्रु गैस के रूप में इसको यूज करते हैं। और यदि अमोनिया द्रव रूप में है तो फिर द्रव अमोनिया का उपयोग करते हैं फ्रिज में एज अ बर्फ मेकिंग के रूप में, या फ्रिजों में जो बर्फ जमती है, जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो पानी सॉलिड फॉर्म में आ पाता है क्योंकि लिक्विड अमोनिया की वजह से, या द्रव अमोनिया की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आपको चीजें ऑलरेडी पता होंगी कि अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण कौन सी चीज है, तो ये आप याद रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप जरूर याद रखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है, मतलब वसा जो है इसका सिनोनिम है ट्राइग्लिसराइड। ऐसा क्यों? तो ये एकदम सिंपल सी चीज, कि जो वसा होती है, ये जो फैट होता है, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक चीज है फैटी एसिड, और दूसरी चीज होती है ग्लिसरॉल। तो जिसे आप फैटी एसिड कहते हैं वो है वसी अम्ल, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है ग्लिसरॉल। अब है कहानी सिर्फ इतनी सी कि यदि फैटी एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 3 मॉलिक्यूल्स यदि मिलते हैं, और ग्लिसरॉल का यदि एक मॉलिक्यूल मिलता है, और बीच में एक बंध लगता है इनके बीच जिसको कहते हैं एस्टर बॉन्ड, तो लीजिए वसा प्रिपेयर हो जाती है। चूंकि वसा के निर्माण में एस्टर बंध लगता है, वसा के निर्माण में 3 वसी अम्ल एक ग्लिसरॉल के अणु से कांटेक्ट करते हैं, तो इसलिए वसा को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलू में कौन सा बंध पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने हमेशा सुना होगा कि आलू जो है वो स्टार्च का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो आलू यदि स्टार्च का सबसे समृद्ध स्रोत है, तो आलू में क्या होता है कि ग्लूकोज 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 की बहुत सारी यूनिटें होती हैं, और पोटैटो में और आलू में जो ग्लूकोज 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 ही मिलकर क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अच्छे से देख लीजिए, कि कोई भी चीज यदि स्टार्च है, जैसे जितने भी अनाज हैं वो स्टार्च के सबसे समृद्ध स्रोत है, सबसे रिचेस्ट सोर्स है ग्रेन्स स्टार्च का, और सबसे मैक्सिमम स्टार्च मक्का में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो जितने भी स्टार्ची सोर्स होते हैं उन सभी में ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, यही रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस में पाया जाता है? याद रखेंगे, जितने भी स्टार्ची फूड होते हैं सब में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि एस्टर बंध किस में पाया जाता है, तो एस्टर बंध वसा में पाया जाता है। पेप्टाइड बंध किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। और याद करिए, आपने शायद डीएनए कभी पढ़ा होगा, तो डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो यही तो दरअसल में वीक हाइड्रोजन फोर्स है। मतलब डीएनए भी नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस वीक हाइड्रोजन फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। अच्छा, डीएनए में और आरएनए में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है? तो डीएनए और आरएनए में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डीएनए में, अच्छे से देख लीजिए, थाइमिन होता है, जबकि यूरेसिल आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन के रिप्लेसमेंट की जगह होता है।
मतलब डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए के स्ट्रक्चर में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले आप इन पॉइंटों को जरा पढ़ लीजिए और फिर मैं इनको आपको बताता हूं। सबसे सरलतम अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, लेकिन 2 नए अमीनो एसिड अभी खोजे गए हैं। हालांकि उनको उतना प्रूफ रियल मान्यता नहीं दी गई है, जिस वजह से हम ज्यादा रियल आंसर नहीं मानेंगे। हम तो ये मानेंगे मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 20। तो सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। मतलब ये सही है पहला स्टेटमेंट। इंसुलिन, थायरोक्सिन, सिक्रेटिन एक प्रकार की प्रोटीन है, बिल्कुल सही है ये चीजें। इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। थायरोक्सिन में भी दरअसल में प्रोटीन होती है, और सिक्रेटिन तो दरअसल में जिसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोन, ये भी लगभग 20, इसको देखना पड़ेगा, है ना, बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो है तो हार्मोन, लेकिन अंदर अमीनो एसिड है, मतलब इसी वजह से पेप्टाइड बंध लगेगा इन सभी में और ये प्रोटीन हो जाएंगे। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है सोयाबीन, मूंगफली, पनीर। तो ये भी सही है, बी भी सही है। अच्छा, डिऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा ये डीएनए में पाई जाती है डिऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में पाई जाती है राइबोज शर्करा। और ये दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? नाभिकीय अम्ल होते हैं। फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सभी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट राइट हैं। आपके ब्लड में यदि ये चीज होती है, कौन सी चीज होती है? ग्लूकोज होती है। इसी से ही आपकी डायबिटीज का पता चलता है, या इसी से आपके रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा उपस्थित है ये हम जान पाते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि साहब हमारी ब्लड शुगर चेक करिए, तो ब्लड शुगर का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए कि ब्लड शुगर का मतलब है ब्लड में ग्लूकोज का परसेंटेज कितना है, या ब्लड में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कितनी है, इस चीज को चेक करने के लिए आप बोलते हैं। तो जब भी डॉक्टर आपको रीडिंग बताता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज 120 है, 140 है, 200 है, तो ये हमेशा जिस यूनिट में बताई जाती है वो होता है mg/dl। याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसमें थोड़ा सा एक चीज होनी चाहिए कि यहाँ mm नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए mg। तो मैं जब इसको सही करूं अगर मैं, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो बी है, लेकिन बी में थोड़ा सा आंसर ये होना चाहिए mg/dl। ये चीज, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये mm नहीं होगा, यहाँ mg/dl है। याद रहेगा। तो जब भी आपको ब्लड में ग्लूकोज की प्रेजेंस को बताया जाता है डॉक्टर के जरिए, या आप खुद ही मेजर करते हैं, तो वो mg/dl में होती है। तो डायबिटीज को भी किस यूनिट में मेजर करेंगे? mg/dl में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, जैसे मैं पूछूं आपका ब्लड प्रेशर कितना है, तो आप बोलेंगे 120/80, ये मेरा ब्लड प्रेशर है। तो याद रखेंगे ब्लड प्रेशर को हमेशा जिस यूनिट में मापा जाता है वो है mmHg, मिलीमीटर। Hg का मतलब होता है पारा। तो ये भी पूछते हैं कि Hg का मतलब क्या होता है बेटा जी? तो Hg का मतलब पारा होता है। याद रहेगा। जल के बहाव को किस यूनिट में मापते हैं? तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापते हैं, और dB मतलब डेसी। अच्छा, असत्य कथन की पहचान करना है आपको कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए बताइए जल्दी से। सबसे पहले आप देख रहे हैं दूध सफेद रंग का होता है कैसीन प्रोटीन की वजह से, क्या ये सही है? अच्छा, दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है?
जो कि एक प्रोटीन है और विटामिन B12 की वजह से भी होता है। जानवरों के सींग खुर अल्फा केराटिन से बनते हैं, मतलब हॉर्न और हुप्स अल्फा केराटिन से मिलकर बनते हैं एनिमल्स के। अनाजों में, मतलब जैसे हो गई दाल, तो अनाज में ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है और दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ध्यान से सुनेंगे, दूध के सफेद रंग का कारण होता है कैसीन प्रोटीन, एकदम सही। दूध के पीलेपन के लिए कैरोटिन प्रोटीन उत्तरदायी होती है और दूध के पीलेपन के लिए विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन भी उत्तरदायी होता है। जानवरों के सींग और खुर अल्फा केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और मनुष्य के बाल, मनुष्य के नाखून और मनुष्य की त्वचा, ये भी अल्फा केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। मतलब सही है ये चीज। अनाज में ग्लूटेन प्रोटीन होती है, दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन होती है, ये भी सही। लेकिन मांसपेशियों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होती, मांसपेशियों में होती है एक्टिन प्रोटीन और मांसपेशियों में होती है मायोसिन प्रोटीन, और मायोसिन प्रोटीन को ही मायोग्लोबिन भी कहते हैं, जिसमें आयरन पाया जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ई। और यदि मैं आपको एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यदि किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाए, तो किडनी में जाके यदि एल्ब्यूमिन डिपॉजिट होने लगे तो फिर किडनी फेल की समस्या पैदा होती है। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। फिर दहन या ज्वलन की महत्वपूर्ण अवधारणा को पोषण विज्ञान में बताने वाले किस व्यक्ति को पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है? मतलब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस किसे कहते हैं? मतलब हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बताया कि कंबल्शन में या इग्निशन में ऑक्सीजन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, वही हैं दरअसल में न्यूट्रिशनल साइंस के फादर। मतलब द अवार्ड गोस टू लेवोशियर। तो लेवोशियर जो हैं वो पोषण विज्ञान के जनक हैं, क्योंकि लेवोशियर ने ही बताया था कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की वजह से ही सेलुलर फ्यूल या कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज बर्न होता है, और जिससे माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए या माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन के द्वारा जो मेन चीज बनाती है वो है 38 ATP या 673 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ये जो चीज है कि हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के ग्लूकोज को बर्न करने से या इग्निट करने से, ये बताया था फर्स्ट टाइम लेवोशियर ने। इसलिए लेवोशियर को हम कहते हैं फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस। हाइजेनबर्ग वो व्यक्ति है जिन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था। उनका कहना यह था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन के यदि पोजीशन को पता कर लोगे, स्थिति को पता कर लोगे, तो आप उसके संवेग को, मतलब आप उसके मोमेंटम को पता नहीं कर सकते हो। और अगर आपने मोमेंटम पता कर लिया तो आप उसकी पोजीशन नहीं पता कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही चीज आइडेंटिफाई हो सकती है, या तो पोजीशन या तो मोमेंटम। जॉन डाल्टन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणुवाद सिद्धांत दिया था। और याद रखेंगे, परमाणुवाद सिद्धांत जो जॉन डाल्टन ने दिया था वो 1808 में दिया था। और जॉन डाल्टन
लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकते थे और लाल हरे रंग में अंतर नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं हम वर्णांधता। वर्णांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता बीमारी आज के समय पे इसी महान व्यक्ति के नाम पर है जिनका नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन को भी ये बीमारी थी वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस, इसलिए वर्णांधता बीमारी को अब डाल्टनिज्म बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे, डाल्टनिज्म या वर्णांधता एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता। मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ हैं फेसबुक के, उनको भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने फेसबुक का सिंबल ब्लू रखा है। रदरफोर्ड तो आपको पता ही होगा, रदरफोर्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, एटम के परमाणु के केंद्रक को खोजा था। और रदरफोर्ड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। दरअसल में प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने करी थी, रदरफोर्ड ने तो एक्चुअल पोजीशन बताई थी कि आपको मिलेगा कहां। ये चीज आप याद रखेंगे कि रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाई दैट कि प्रोटॉन सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब इसके बाद कठोर परिश्रम करने पर हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि सामान्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो एक सामान्य व्यक्ति को 2900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब उसे उतना भोजन लेना चाहिए जिससे इतनी एनर्जी मिल जाए, 2900 किलो कैलोरी। लेकिन वही व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति हार्ड परिश्रम कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति, कोई मजदूर है, वो गड्ढा खोद रहा है, निश्चित रूप में वर्क लेवल हार्ड है ना, तो फिर उनको ज्यादा फूड लेना चाहिए। ज्यादा फूड लेने से ज्यादा एनर्जी, तो 3500 से 4000 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब पर्सन हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए। कैप्सूल का बाह्य आवरण किससे बना होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैप्सूल का बाह्य आवरण स्टार्च से बना होता है, लेकिन स्टार्च यदि 4 ऑप्शन में ना हो तब आप जिलेटिन टिक करने जाएंगे, क्योंकि आज के समय पे जो कैप्सूल आ रहे हैं, आधे कैप्सूल स्टार्च की आउटर सेल से बनते हैं और आधे कैप्सूल में जिलेटिन होती है ना। अच्छा, अंडे का जो छिलका होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सेलुलोज जो होता है ये प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। मोस्ट अबुंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द नेचर, तो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सी चीज है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन के बारे में मैं बताऊं तो बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द को सबसे पहले यूज किया था, तो ऑलरेडी वेल नोन फैक्ट है। चलते हैं आगे। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम शहद के बारे में बात करते हैं तो शहद में, मतलब हनी में 40% होती है आपकी फ्रक्टोज, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एफ, और हनी में सेकंड नंबर पर मतलब 30% होता है आपका ग्लूकोज, और अदर मिनरल्स और वाटर अगला बच गया। तो अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि शहद का मुख्य घटक क्या है, तो जो चीज ज्यादा परसेंटेज में होती है वही क्या कहलाती है? हमेशा वही तो होती है मुख्य घटक। तो शहद में सबसे ज्यादा आपको क्या दिख रहा है? 40% फ्रक्टोज दिख रहा है, तो यही होगा राइट आंसर। और फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जितने भी फ्रूट आप खाते हैं दीज आर ऑल स्वीट इन नेचर, तो वो सभी के सभी फल जो खाने में आपको मीठे लगते हैं उसमें ये नेचुरल शुगर जो सबसे स्वीटेस्ट होती है, नेचर की ओर से गिफ्ट होती है, यही प्रेजेंट होती है। तो फलों की मिठास का कारण भी क्या हो जाएगा? फलों की मिठास का कारण भी हो जाएगा फ्रक्टोज। अब आप देखिए, 4 ऑप्शन में फ्रक्टोज है ही नहीं जो रियल आंसर है।
तब आप क्या टिक करने जाएंगे? तब आप टिक करने जाएंगे जो सेकंड ऑप्शन होगा। तो शहद में नंबर 1 पोजीशन पे क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज। लेकिन फ्रैक्टोज ऑप्शन में ना हो तब आप क्या टिक करेंगे? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज द राइट आंसर। जैसे भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? याद रखेंगे, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कि भूपर्पटी में या क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम। द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन में ना दे तो सेकंड को टिक करेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी राइट ऑप्शन में ना दे, मतलब ये दोनों ना हो, तब आप टिक करने जाएंगे एल्यूमिनियम। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है कि राइट आंसर ना हो तो सेकंड राइट आंसर को आपको प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, कठिन परिश्रम करने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो पहली तो आप एक चीज समझ लो कि जब हार्ड वर्क आप करते हैं, कठिन परिश्रम आप करते हैं, तब आपके मांसपेशियों में जो सेल्स होती हैं, जो आपके मसल्स में सेल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड नहीं मिल पाती है। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर डिमांड या ऑक्सीजन की लैक की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ग्लूकोज होता है सीधे बनाता है लैक्टिक एसिड। दरअसल में ग्लूकोज नहीं बनाता, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाता है। अभी फिलहाल आप लोगों ने जो पहचाना वो एकदम सही पहचाना। लैक्टिक एसिड के कारण मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन की वजह से ही मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अनाक्सी श्वसन के द्वारा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अब केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है? तो ये तो वन लाइनर फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है बेटा जी। इस क्वेश्चन का आंसर 36 का नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है लखनऊ में। और जहां औषधि से संबंधित संस्थान है, यहीं विष से संबंधित संस्थान भी है। मतलब सेंट्रल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में। वहीं पर सेंट्रल टॉक्सिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? लखनऊ में। ये आप याद रखेंगे। हैदराबाद में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद में NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है। हैदराबाद में ही DNA फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर प्रोफेसर लालजी ने काम किया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट। और हैदराबाद में ही सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर है, मतलब कोशिकीय आणविक अनुसंधान केंद्र। तो कोशिकीय आणविक अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? ये आप याद रखेंगे, ये हैदराबाद में है। नागपुर में क्या चीज है? तो नागपुर में पर्यावरणीय एक संगठन है, नीरी, है ना, इस तरह से। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको पहचानना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल में पाया जाता है, ठीक है। डालडा, देसी घी, नारियल तेल संतृप्त वसा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फल शर्करा सुक्रोज को कहते हैं। ये जो चीज है इससे मैं सहमत नहीं हूं, आप भी सहमत नहीं होंगे कि फल शर्करा सुक्रोज को नहीं कहते। फल शर्करा किसको कहते हैं? फ्रक्टोज को। सारे फलों के मीठे लगने का कारण फ्रक्टोज होगा। सुक्रोज को तो केन शुगर कहते हैं, या सुक्रोज को ही कहते हैं दरअसल में गन्ने के रस में पाई जाने वाली शर्करा। तो गन्ने के रस में कौन सी शुगर होती है और ईख शर्करा किसे कहते हैं? तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता का नाम क्या है? मैकुलन। मतलब मैंने आपको वही बताया कि सी जो है वो राइट आंसर नहीं है, बाकी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्यों? बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं।
आप इन क्वेश्चनों को जब भी देखेंगे या इसकी जब डिटेल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, आपके दिमाग में कोई एक या दो फैक्ट होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है सभी। कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेरे को आपको बताना है वो ये चीज है कि ऊंट जो है वो बिना कुछ खाए पिए हुए लंबा चल सकता है। तो बिना पानी के ऊंट लंबे दिन तक इसलिए चल सकता है क्योंकि ऊंट को जब पानी पीने को मिलता है तब वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को कलेक्ट कर लेता है मैक्सिमम। इसी तरह से ऊंट जो होता है वो अपने कुबड़ में फैट का स्टोरेज कर लेता है। ये थोड़ा सा नई चीज, ये क्वेश्चन आजकल पूछते हैं कि ऊंट अपने किस पोर्शन में फैट का स्टोरेज करता है, आंसर है कुबड़। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जिस वजह से वो रेत में नहीं धंसते, और रेत में धंसते इसलिए नहीं है क्योंकि P बराबर F/A। तो ये ऑलरेडी आपने फोर्स का फॉर्मूला सुना, प्रेशर का फॉर्मूला, क्षेत्र बल बटे क्षेत्रफल है ना। बल का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। तो जो ऊंट होते हैं, ऊंट के पैर का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ए ज्यादा होने की वजह से रेत पर प्रेशर कम से कम लगता है। तो ये भी है कि ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे रेत पर प्रेशर कम पड़ता है। मतलब ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्पेशली ये वाला तो सबसे ज्यादा याद रखना है कि फैट का स्टोरेज ऊंट अपनी कुबड़ में करता है। अधिक तली हुई चीजें या एक ही तेल में तली गई चीजें, ये यदि आप खाते हैं, जैसे आप बाहर का आज के समय पे है ना जो भी आइटम्स होते हैं उनको आप अगर यूज करते हैं, समोसा और इस तरह की चीजें, तो वो एक ही तेल में चूंकि बार बार तलते हैं तो वो कार्सिनोजन हो जाते हैं क्योंकि ट्रांस फैट जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके बाद अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है। तो ये आप याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस जो होता है वो एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम है डीएनए हैपा वायरस। मतलब कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना नहीं है हेपेटाइटिस का। कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सिस्प्लेटिन और टेक्सोल दवाएं कैंसर में यूज की जाती हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का यहां भी कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस एक हार्मोन होता है, ईडीएच हार्मोन, उसी को कहते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की लैक से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और अब आता है डायबिटीज मेलिटस, यही राइट आंसर है। मतलब कहने का हुआ ये कि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि व्यक्ति के यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो समस्या होती है डायबिटीज मेलिटस। मतलब बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी एक रेशेदार प्रोटीन होती है। तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसमें आयरन पाई जाती है ना। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो किडनी फेल के लिए उत्तरदायी होती है। एंजाइम जो होते हैं इनका मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है और सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था जाइमेज, एडवर्ड बुकनर ने खोजा था। और जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और केराटिन प्रोटीन जो है ये फाइब्रस स्ट्रक्चर या रेशेदार स्ट्रक्चर में होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 हुआ राइट। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो दूध में लगभग 80 to 90% पहली चीज क्या होती है। तो दूध में 80 to 90% जो नंबर 1 पे चीज होती है वो होता है वाटर। तो दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है, पानी। सेकेंड नंबर पर दूध में पाया जाता है, नंबर 1 पर दूध में क्या होगा, पानी। और दूसरे नंबर पर दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है लैक्टोज शुगर, जिसे हम दुग्ध शर्करा भी कहते हैं या जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मतलब लैक्टोज शुगर या लैक्टोज शर्करा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, मतलब नाइट्रोजन किस किस में पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक है, क्योंकि प्रोटीन बहुत से अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और इस तरह से अब विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सबसे पहले किस टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया गया था, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि कोबाल्ट धातु जो है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती है। इसको जिस टेस्ट से कंफर्म करते हैं उसे कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। और इस तरह से यहां होती है एंडिंग। तो आज हमने ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखा। थोड़ा सा मैंने जल्दी स्पीड अप इसलिए लिया क्योंकि आपको अब जो है ज्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ रिवीजन में ये क्वेश्चन है उसका ये आंसर है, इस पैटर्न को आप अभी फॉलो करें। जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप लगा सकें इस टाइम पर। अगर आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं प्लीज अब आप उसको बंद कर दीजिए। अब आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि जो आपको पढ़ना था वो 1 साल का टाइम पे आपको भरपूर मिला। अब तो ये टाइम जो है ये जितने ज्यादा क्वेश्चनों को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी ओर से यदि आप 10,000 क्वेश्चनों को प्लस कर लेते हैं या 10,000 क्वेश्चन ओवरऑल यदि आप लगा लेते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर करेंगे आप, क्योंकि होगा आपके साथ हमेशा और भी बेहतर। इसी उम्मीद के साथ मैं सौरभ नामदेव, थैंक यू वेरी मच।